हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा, किसान इंटर कॉलेज सीतापुर से। आज मैं व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार नामक विषय में द्वितीय अध्याय देशी व्यापार व्यापारिक प्रलेख लेता हूँ। तो व्यापारिक प्रलेख में सबसे पहले आज की चर्चा के जो विषय हैं वो है बीजक, बीजक के प्रकार और बीजक का एक हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो बीजक मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस। तो बीजक होता क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। आप लोगों ने अगर कोई वस्तु खरीदी होगी तो उसके साथ एक बिल मिलता है। इसी तरह व्यापारी जो विक्रेता होता है, क्रेता को एक बिल बना के देता है खरीदे हुए माल का, जिसमें विवरण होता है, माल की मात्रा होती है, माल का विवरण होता है, उसमें दर दी रहती है, अमाउंट होती है। अमाउंट के बाद अगर कोई व्यापारिक छूट दी गई है तो वो व्यापारिक छूट उसमें लेस कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त उसमें अन्य व्यय, जितने भी विक्रेता के गोदाम से माल चलने से लेकर क्रेता के गोदाम में पहुंचने तक के जितने भी व्यय होते हैं वो उसमें जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, और फाइनल अमाउंट जो भी देय होती है क्रेता को वो निकल आती है। तो ये बीजक होता है। बीजक की सामान्यतया 2 या 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं और एक विक्रेता अपने पास रख लेता है, दूसरी वो क्रेता के पास भेज देता है, और आवश्यकता होती है तीसरी प्रति वो बिल्टी के साथ वीपीपी द्वारा या बैंक के माध्यम से विक्रेता के पास जाती है, जिससे जब वो पेमेंट कर देता है तो बिल्टी और बीजक की दूसरी प्रति भी उसको मिल जाती है। बीजक की जो दूसरी प्रति होती है वो इसलिए होती है, क्रेता के पास जाती है कि उसके कई उपयोग हैं। विक्रेता तो अपने पास एक प्रति रखता है, वो भविष्य के संदर्भ के लिए रखता है, लेकिन क्रेता के पास जो एक प्रति जाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि माल के मूल्य की जानकारी पहले तो उसको पता चल जाती है, माल कितना उसने मंगाया था, क्या दर लगी उसमें, और माल की कीमत कितनी हुई। इसके अलावा क्या खर्चे उसमें जुड़े, कितना डिस्काउंट उसमें दिया गया, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का जिक्र भी इसमें होता है, और फाइनल अमाउंट कितनी उसको पेमेंट करनी है ये माल के मूल्य की जानकारी के साथ उसको पता लग जाता है। तो ये उसके लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा जो बीजक का और उपयोग है कि आवश्यक धनराशि की पूर्व में व्यवस्था वो कर लेता है। आवश्यक धनराशि का मतलब उसको 10 से या 15 दिन का वक्त भी मिल सकता है अगर क्रेडिट में उसने माल खरीदा है, या अगर उसने नगद माल खरीदा है तो जब तक बैंक के माध्यम से बिल्टी नहीं आती है तब तक उसको व्यवस्था करने का समय मिल जाता है। तो बीजक चूँकि माल पहुंचने के पहले क्रेता तक पहुंच जाता है, इसलिए उसके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि पैसे की वो व्यवस्था कर सकता है। कभी कभी ये भी शर्त होती है कि माल बिकने के बाद पेमेंट करना है तो उसको और भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो आवश्यक धनराशि की पूर्व में व्यवस्था इस तरह से वो कर सकता है। माल की बिक्री की तैयारी और विपणन करना, बीजक का एक उपयोग ये भी है कि जब बीजक उसके पास पूर्व में पहुंच जाता है क्रेता के पास, तो उससे पहले तो वो आश्वस्त हो जाता है कि जो जो हमने माल मंगाया है वो मिलान कर लेता है, देख लेता है कि वो माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्यापारिक शर्तें उसी के अनुसार हैं कि नहीं है, छूट उतनी मिली है कि नहीं मिली है, इस तरह की सारी जानकारी उसको मिल जाती है। दूसरी चीज़ कब चला है इसका भी उसको आभास हो जाता है, क्योंकि बीजक तभी वहाँ से निकलता है विक्रेता के पास से जब माल चल देता है। तो जब माल चल देता है उसको मालूम हो जाता है कुछ ही दिनों में माल हमारे पास पहुँचने वाला है, तो वो बिक्री की व्यवस्था उसके एजेंट के थ्रू, आढ़तियों के थ्रू पहले से करना शुरू कर देता है। अपने एजेंटों को, आढ़तियों को सक्रिय कर देता है कि जो माल आने वाला है विभिन्न जो उसके कस्टमर्स हैं उनसे संपर्क करके ऑर्डर लेना वो स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। इसका फ़ायदा उसको ये मिलता है कि जैसे ही माल आता है उसके पास ऑलरेडी ऑर्डर इकट्ठा होकर रखे रहते हैं, तुरंत माल सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो 2 फायदे इससे होते हैं उसको। एक तो गोदाम में जल्दी खाली हो जाता है, क्योंकि व्यापार में जगह की कीमत होती है, अपनी कॉस्ट होती है, तो जल्दी से जल्दी माल गोदाम से निकल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जितनी जल्दी माल बिकेगा हमको वापस पैसा उतनी ही जल्दी
मिलेगा, क्योंकि उसके पास भी टाइम लिमिट होती है, क्योंकि एक समय के बाद उसको तुरंत ही भुगतान करना रहता है। तो दोनों फायदे उसको हो जाते हैं बीजक पूर्व में मिल जाने से। तीसरी चीज़ है प्राप्त माल से मिलान करना। जब बीजक उसके बाद पहुंचता है, बाद में माल आता है, जो भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, रोडवेज से आए या ट्रेन से आए, उसके साथ बिल्टी आती है, बिल्टी के मार्फत वो माल छोड़ाता है, और बीजक की प्रति उसके पास एक पहले से पहुंच चुकी होती है, तो आने वाले माल को उससे वो मिलान कर सकता है कि कितना कितना उसने माल कितनी मात्रा मंगाया था, किस क्वालिटी का मंगाया था और रेट क्या है, ये सब उसके बीजक में दिया रहता है। तो माल को वो पहले से मिला के रख लेता है। अगर कोई उसमें अंतर है, माल ज़्यादा आ गया, कम आया, माल अलग तरीके का आ गया जो उसने नहीं मंगाया था, तो उसके समायोजन के लिए वो एक शिकायती पत्र या उसको विक्रेता को वो इन्फॉर्म कर सकता है। तो माल के मिलान का भी एक माध्यम है बीजक। इसके अलावा जब बीजक आ जाता है उसके पास, तो वो उसके पास एक प्रमाणक के तौर पे भी काम करता है। एक्चुअली बीजक जो होता है विक्रेता के लिए भी एक प्रमाणक होता है और क्रेता के लिए भी एक प्रमाणक होता है। प्रमाणक के बारे में आपको कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते जानते होंगे कि बही खाता में जितनी भी एंट्रीज की जाती है, कोई भी उसमें एंट्री, जनरल एंट्री हो या पोस्टिंग हो, वो तभी की जाती जब उसका एक प्रमाणक मौजूद हो। तो प्रमाणक का मतलब वाउचर जिसे बोलते हैं, जो हमारे चार्टर अकाउंटेंट होते हैं चेकिंग करते समय यही सब देखते हैं कि जो भी एंट्री की गई उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, माल बेचने का, खरीदने का, पैसा लेन देन का। तो ये प्रमाणक के तौर पे बीजक काम करता है विक्रेता के लिए भी, वो सेल जब दिखाता है, और क्रेता के लिए भी जब वो परचेज दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे बीजक के प्रकार। अब बीजक कई प्रकार का हो सकता है, 6 प्रकार का जैसे है इसमें। एक होता है स्थानीय मूल्य बीजक। स्थानीय मूल्य बीजक में क्रेता के पास जो बीजक बन के आता है उसमें विक्रेता के गोदाम में रखे हुए माल का मूल्य होता है। व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो अन्य खर्चे हैं वो अलग से जोड़े जाते हैं। तो अन्य खर्चे जैसे हम अगर बात करें कि कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो इसमें माल का मूल्य प्लस अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं पैकिंग, ढुलाई, विक्रेता के स्टेशन से स्टेशन तक ढुलाई, इसके अलावा रेल पर लदान, इसके अलावा रेल भाड़ा, रेल भाड़ा के बाद बीमा, बीमा के बाद उतराई, और फिर क्रेता के गोदाम तक की ढुलाई। ये कुल व्यय होते हैं अलग से। तो स्थानीय मूल्य बीजक में माल का मूल्य अलग दिखाया जाता है, और व्यापारिक छूट घटाने के बाद ये जितने खर्चे हैं ये हम अन्य व्यय में दिखाते हैं। स्टेशन तक मूल्य बीजक में, स्टेशन तक मूल्य बीजक में अगर हम देखें तो इसका मूल्य माल का मूल्य प्लस पैकिंग प्लस ढुलाई, ये स्टेशन तक के जो खर्चे होते हैं माल के मूल्य में ही जोड़ दिए जाते हैं। और लदान से लेकर अन्य व्यय ये अलग से दिखाए जाते हैं। इसका मूल्य पहले निकालते हैं। अभी पहले स्थानीय बीजक हम पढ़ लेंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे इसका मूल्य निकाला जाता है। रेल पर मूल्य बीजक जो होता है वो रेल पर लदान तक के खर्चे, माल का मूल्य प्लस रेल पर लदान तक के खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। वो प्रति कुंतल, प्रति किलो या प्रति पीस हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं पहले, उससे बीजक बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लस अदर एक्सपेंसेस रेल भाड़ा से लेकर ढुलाई तक अलग से दिखाते हैं। मूल्य व भाड़ा बीजक में भाड़ा भी इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे ये हुआ, रेल भाड़ा तक हमने माल के मूल्य में इंक्लूड कर लिया, प्लस अदर एक्सपेंसेस बीमा से लेकर ढुलाई तक अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं।
मूल्य भाड़ा तथा बीमा बीजक में इसी तरह से माल का मूल्य तथा भाड़ा तथा बीमा तक हम इंक्लूड कर लेते हैं माल के मूल्य में, और उतराई तथा ढुलाई ये हम अन्य व्यय में दिखाते हैं। सर्व व्यय मुक्त मूल्य बीजक में जितना भी माल का मूल्य होता है उसमें सारे व्यय इंक्लूड कर लेते हैं, तो अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नील हो जाते हैं, क्योंकि सारे व्यय जो हैं वो माल के मूल्य में ही जुड़ गए हैं। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी व्यय हैं विक्रेता क्रेता से ही लेगा, चाहे वो स्थानीय मूल्य बीजक हो या सर्वमुक्त मूल्य बीजक हो, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी कभी क्रेता ये जानना चाहता है कि भाई रेल पे लादने तक के हमको क्या मूल्य पड़ेगा स्टेशन का, दूसरे विक्रेताओं से कंपैरिजन के लिए भी हो सकता है ये, तो अलग अलग मूल्य पूछ के वो दूसरे विक्रेताओं से कंपेयर कर सकता है और इसके हिसाब से पूछताछ का उत्तर वहाँ से आता है और हम माल खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो वो बीजक का उदाहरण है, बीजक का उदाहरण पहले स्थानीय बीजक को हम लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दिया है, गुप्ता प्रकाशन बड़ा बाजार आगरा ने राधा स्वामी बुक डिपो रेलवे रोड बरेली को निम्नलिखित माल भेजा। 50 प्रतियां व्यापारिक संगठन की हैं, दर 50 रुपये प्रति पुस्तक। 50 प्रतियां व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार है, दर 40 रुपये प्रति पुस्तक। और 100 प्रतियां टाइपराइटर की हैं, टाइपराइटर पुस्तक की हैं, और ये इसका दर है 40 रुपये प्रति पुस्तक। व्यापारिक छूट 15% है और नगद छूट 2.5% की दर से इसका जिक्र हम बीजक के ऊपर करते हैं। अब इसमें जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो पैकिंग है 80 रुपये, ढुलाई स्टेशन तक 30 रुपये, रेल पर माल लादने का खर्चा, रेल पर भाड़ा 220 रुपये, बीमा 50 रुपये, और रेलवे स्टेशन से क्रेता के स्टेशन वो गोदाम तक पहुंचने की ढुलाई 2 बार पड़ती है। जब विक्रेता के स्टेशन तक पहुंचता माल तब ढुलाई पड़ती है, और क्रेता के स्टेशन से क्रेता के गोदाम तक जब माल पहुंचता है उसकी भी ढुलाई होती है, 2 बार ढुलाई पड़ती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको प्रोफार्मे के साथ फॉर्मेट में हम कैसे दिखाएंगे? जैसे इसमें सबसे ऊपर ये है विक्रेता। ज़्यादातर जो बीजक बनते हैं वो प्रिंटेड प्रोफार्मा में होते हैं, वो मैनुअल भरे जाते हैं। अब आजकल कंप्यूटर से भी बीजक निकलते हैं, तो वो सेट प्रोफार्मा जो होता है उससे वो कंप्यूटर निकालता है। तो इसका जो प्रोफार्मा होता है ये विक्रेता होता है हमारा, ये होता है विक्रेता का नाम यहाँ सबसे पहले टॉप में आता है, बीच में। उसके नीचे वो क्या काम करता है, पुस्तक प्रकाशक है, पुस्तक का थोक विक्रेता है, ठीक, वो लिख देते हैं। उसके नीचे बीजक संख्या और आदेश संख्या ये आती है। तो बीजक संख्या का पर्पस इसमें ये होता है जो भी बीजक विक्रेता बना के भेजता है उसमें एक नंबर पड़ा रहता है। ये नंबर डालने का पर्पस ये होता है कि कोई हमको बाद में विवाद हो, कोई शिकायत करनी है, कोई बात कहनी है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस बीजक, क्योंकि माल बार बार आता रहता है, क्रेता और विक्रेता के बीच में लेन देन चलता रहता है माल का, तो किस बीजक की, किस माल की हम बात कर रहे हैं, तो बीजक संख्या का रेफरेंस देके हम उससे बात कर सकते हैं। इसी तरह आदेश संख्या होती है। आदेश संख्या क्रेता जब अगर मान लीजिए माल को रिपीट करना है दोबारा 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, तो वो केवल ये बताया कि फला जो आदेश संख्या था उसको कृपया हमसे रिपीट कर दीजिए। तो दोबारा ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी ऑर्डर की। तो ये इसका पर्पज़ होता है। अब ये विक्रेता का पता ये हो गया, डेट हो गई, ये प्रोफार्मा होता है। ये प्रोफार्मा कंप्लीट करना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है या चेकर होता है उसकी सबसे पहले निगाह प्रोफार्मा में जाती है, तो प्रोफार्मा बिल्कुल सही होना चाहिए। इधर विक्रेता का जीएसटी नंबर, जीएसटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, सरकार ने विभिन्न जो टैक्सेस थे उनको समाहित करके एक टैक्स बना दिया है, वो ऑल ओवर इंडिया लागू होता है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग उसकी दर होती है। तो ये जीएसटी नंबर होता है। तो विक्रेता का अलग होता है और क्रेता का अलग होता है। तो विक्रेता का जीएसटी नंबर वो डाल देता है, वो अगर प्रोफार्मा पहले से प्रिंटेड है तो उसमें प्रिंटेड होता है पहले से। फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर ये विक्रेता का होता है, ये क्रेता होता है। यहाँ पे
ये जो नाम लिखा है ये क्रेता का नाम है और एड्रेस है, इसका भी जीएसटी नंबर इसमें डाला जाता है। तो ये हो गया प्रोफार्मे का ऊपरी रूप। अब ये जो शर्त है 2.5% की नगद छूट, नगद छूट का इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तभी देय होती है जब वो समय से भुगतान कर देता है। जैसे इसमें बोला है कि 2.5% की नगद छूट 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करने पर, अगर वो ये देय रकम जो है क्रेता समय से भुगतान कर देता है तो वो ये 2.5% छूट उसको मिल जाएगी। ठीक, अब इसका जो प्रोफार्मा है कि सबसे पहला कॉलम है मात्रा का, फिर विवरण, फिर दर, धनराशि और योग। मात्रा में 3 प्रकार की पुस्तकें मंगाई गई हैं। जैसे नंबर 1 है 50 व्यापारिक संगठन की है, इसकी दर 50 रुपये है, तो 50 × 50 2500 रुपये हमारी रकम आ गई। दूसरी पुस्तक है 50, इसका रेट है 40 रुपये, 50 × 40 2000 रुपये आ गई। तीसरी पुस्तक है टाइपराइटिंग की, 100 रुपये प्रति पुस्तक है, 40 रुपये की दर से ये 4000 रुपये, तो इसका टोटल ये हो गया 8500 रुपये। तो ये माल का मूल्य है जो विक्रेता के गोदाम पे मूल्य है, स्थानीय मूल्य है। अब 15% व्यापारी छूट उसने अलाउ की थी विक्रेता ने, वो इसमें 15% घटा दिया, तो 8500 रुपये का 15% ऐसे हम निकाल लेंगे और ये आएगा 1275 रुपये। तो 8500 में 1275 रुपये लेस करके हमारी अमाउंट बनती है इतनी। अब जोड़ा अन्य व्यय या जोड़े जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले पैकिंग का खर्चा। देखिए जितने भी खर्चे होते हैं इसमें एक क्रम है, सबसे पहले पैकिंग है, फिर ढुलाई है, फिर रेल पर लदान है, रेल भाड़ा है, फिर बीमा कराया जाता है, फिर दोबारा क्रेता के स्टेशन से गोदाम तक की ढुलाई होती है। वही क्रम इसमें रहता है। तो सबसे पहले पैकिंग 80 रुपये हुई, ढुलाई विक्रेता के स्टेशन तक की 30 रुपये हुई, इसके अलावा लदाई रेल पर लदान 20 रुपये हुई, रेल भाड़ा 220 हुआ, बीमा 50 रुपये हुआ, और रेलवे स्टेशन से माल तक क्रेता के दुकान तक लाने या गोदाम तक लाने का खर्चा हुआ 40 रुपये। इस तरह से टोटल 440 रुपये खर्चे जो हैं ये इसमें ऐड हो गए। तो अब हमारे माल पड़ा हमें 7665 रुपये का। अब इस पर टैक्स लगता है। अब जीएसटी जो रेट लगता है अलग अलग वस्तुओं में, किसी में 12%, किसी में 18%। अब जैसे ये पुस्तकें हैं इसमें 18% है, तो 2 तरह का जीएसटी होता है, CGST जो सेंट्रल का होता है और SGST जो स्टेट का होता है। तो इस अमाउंट पर 9% पहले ये निकाला, फिर उतना ही 9% ये आ जाएगा, तो टोटल हमारा टैक्स इतना हो गया। अब क्रेता के लिए देय रकम है इतनी 9044 रुपये 70 पैसे। इतनी रकम का भुगतान क्रेता विक्रेता को करेगा। अब लास्ट में जो कॉर्नर में लिखा है भूल चूक लेनी देनी। अब भूल चूक लेनी देने का क्या मतलब होता है? ये एक परंपरा है भूल चूक लेनी देनी लिखने का मतलब कि अगर कोई इसमें गलती हो गई है, रेट का फ़र्क हो गया है, माल का फ़र्क हो गया है, तो क्रेता अगर जब इस पर उसका ध्यान, विक्रेता का ध्यान उस पर दिलाएगा तो उसको बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा या उसका समायोजन कर लिया जाएगा। मतलब एरर और ओमिशन एक्सेप्टेड ये बोला जाता है इसको। सवारी माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया, माल सवारी गाड़ी द्वारा, इसके पहले के अध्याय में आपको बताया गया था कि क्रेता किसी भी तरीके से माल मंगा सकता है। अगर जल्दी उसे माल चाहिए या ऐसा माल है जो जल्दी ख़राब होने वाला है तो वो ज़्यादातर प्रेफर करता है सवारी गाड़ी द्वारा। तो सवारी गाड़ी द्वारा अगर उसने कंडीशन लगा दी तो विक्रेता उसी के हिसाब से माल भेज देगा और रेलवे बिल्टी संख्या डाल देगा। रेल पर जब माल बुक कराते हैं तो ये बिल्टी मिलती है, उसकी संख्या भी इसमें उसका जिक्र कर दिया जाता है। अब अगर क्रेता को नगद भुगतान करना है, नगद भुगतान तभी होगा जब वो बैंक से या वीपीपी द्वारा बिल्टी भेजी जाए। तो बिल्टी के साथ 30 प्रति विक्रेता भेजता है बैंक के माध्यम या वीपीपी के माध्यम से, तो उसको बिल्टी तभी मिलेगी जब क्रेता उसका भुगतान कर देगा, माल का भुगतान कर देगा, तो उसको बिल्टी प्राप्त हो जाएगी और माल पहुंचने पे वो माल को प्राप्त कर सकता है। तो ये
बैंक द्वारा बिल्टी भेजी जाती है बीजक के साथ। इधर वास्तविक गुप्ता प्रकाशन जो ये विक्रेता हैं, उनका भी जो भी साझेदार है, स्वामी है, वो अपने हस्ताक्षर इसमें करता है। तो ये एक स्थानीय बीजक का प्रारूप है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हम ये बात कर रहे थे, हम चाहते हैं कि एक एफओआर प्राइस जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा पूछा जाता है, इसका प्राइस निकाल के हम आपको दिखाएं। तो हमने ये बताया था कि स्थानीय मूल्य जो होता है, माल का मूल्य, ये माल का मूल्य के साथ हम इसमें जोड़ेंगे पैकिंग प्लस ढुलाई, फ्री ऑन रेल का मतलब रेल पर लदान भी जुड़ेगी। तो माल का मूल्य हमारे पास, हमने अगर पीछे आपको ध्यान हो तो अभी हम दिखाते हैं, 1 मिनट। माल का मूल्य हमारा था 8,500 रुपये। तो 8,500 रुपये हम, ये माल का मूल्य हो गया। इसके अलावा 80, 30 और 20, ये 80 रुपये था, ये 30 रुपये था और ये 20 रुपये था। इसको सबको हम, ये खर्चे हमारे हो गए 130 रुपये। तो 8,500 रुपये पर हमको ये खर्चे बढ़ाने हैं और माल का मूल्य निकालना है प्रति पुस्तक अलग से। तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे लिखाएंगे? 8,500 रुपये पर वृद्धि बराबर 130 रुपये। इसलिए एक नियम के हिसाब से, इसलिए 1 रुपये पर वृद्धि बराबर हो जाएगी 130 बटे 8,500 रुपये। इसलिए जो किताबों की कीमत थी, एक 50 रुपये थी, एक 40 रुपये थी और दूसरी भी 40 रुपये थी। तो 50 रुपये की कीमत की किताब में वृद्धि कितनी होगी? 130 बटे 8,500 इंटू 50, ये हो गया। ये आता है 0.765। इतनी वृद्धि 50 रुपये की पुस्तक पे होगी। तो पहली पुस्तक 50 रुपये थी, इसमें 0.765 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 50 रुपये 0.765, अब ये एफओआर प्राइस बन जाएगा। पहले स्थानीय प्राइस ये था, अब एफओआर प्राइस ये होगा। दूसरी पुस्तक 40 रुपये का अगर निकालना है तो इसी तरह करेंगे। 8,500 रुपये पर वृद्धि बराबर 130 रुपये, इसलिए एक पर 130 बटे 8,500 रुपये, इसलिए 40 रुपये पर तो 130 बटे 8,500 इंटू 40, ये बराबर आएगा 0.612। तो 40 रुपये वाली जो पुस्तक है, इसमें 0.612 ऐड हो जाएगा, इसमें भी, और 0.612 ऐड हो जाएगा इसमें भी। तो ये हो जाएगी 40 रुपये 612, ये भी हो जाएगी 40 रुपये 0.612। तो अब एफओआर जब बीजक बनाएंगे, एफओआर बीजक बनाने में हमको ये रेट लेने पड़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितने अन्य व्यय हैं वो अलग से हम दिखाएंगे। जैसे हम इसको, हमारे रेट आए थे 50.765, दूसरा रेट आया था 612, तीसरा रेट आया था 612। ये एफओआर प्राइस हमारा निकल आया, एफओआर प्राइस। अब अगर हम बीजक बनाएं तो रफली आप देख लीजिए, वैसे तो बीजक बनाने का आइडिया आपको हो गया। तो अब जो दर लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 50.765, 40.612 और 40.612, ये तो 50 प्रतियाँ, 40, ये इसमें 50 प्रतियाँ और 100 प्रतियाँ थीं।
ये 50 प्रतियां थी मात्रा, 50 प्रतियां थी और 100 प्रतियां थी। तो माल का विवरण जैसे भरते हो, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माल का मूल नया निकलेगा FOR, और अन्य व्यय जोड़ा अन्य व्यय, अब इसमें जो टोटल आएगा उसमें हम व्यापारिक छूट देंगे -15%, ठीक। और अन्य व्यय में जो हमने बीज इसमें जोड़ दिए हैं FOR प्राइस में रेट, जैसे पैकिंग है, ढुलाई है और रेल पर लदान तक के इसमें व्यय जोड़ दिए गए। तो अब बचा रेल भाड़ा, बीमा और उसके बाद माल उतार के गोदाम तक पहुंचाने का खर्चा। तो इस तरह से FOR बीजक भी बन सकता है। अब बच्चों हमें ये देखना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आगे क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। जैसे एक टर्म आता है इसमें ग्रोस, जैसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पेंच है, ब्रश हैं, तो ये ग्रुस में काउंट किए जाते हैं। तो एक ग्रुस बराबर 12 दर्जन के होता है, और 12 दर्जन का मतलब 144 पीसेस। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन में ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो दर दी गई है क्वांटिटी के हिसाब से हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर दर दर्जन में दी गई है तो हमें दर्जन में बनाना है क्वांटिटी को। अगर दर स्क्वायर फुट में दी गई है तो हमको स्क्वायर फुट में आइटम बनाने पड़ेंगे। जैसे दरी दी रहती है, दरी का 5/4 की दरी दी है, और 15 दरी का हमको रेट दिया है कि 15 दरी का 50 रुपये प्रति वर्ग फुट। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें? 15 दरियों का 15 इंटू इसका एरिया निकलेगा 5 इंटू 4, और फिर जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम इसका रेट निकाल सकते हैं। तो ये एरिया वाले क्वेश्चन भी हम इस तरह से बीजक में लगा सकते हैं। अब मुझे विश्वास है कि अन्य तरह के क्वेश्चन भी आप लगाने के काबिल हो जाएंगे, और किताब में देख के अन्य तरह के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, दीक्षा ऐप में भी आपको मिल सकता है, यूट्यूब में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी दोबारा आप देख सकते हैं। धन्यवाद।